हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने काफी सारी बातें देखी थी ना। हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है वो देखा। हमने देखा कि हमारे इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे 1991 में, है ना, जब एलपीजी पॉलिसी हमारी सरकार ने अपनाई थी। तब हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए थे। अभी इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, इस पार्ट में हम देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए थे। चैप्टर शुरू करने से पहले, पार्ट शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे हम जितनी भी टर्म्स देखने वाली है ना, जैसे कि एनपीएस हो गए, कैपिटल एडिक्वेसी हो गए, या कैमल की जो आपके मेजर्स होते हैं वो हो गए। इन सब के बारे में हमें आगे डिटेल में देखना है। जैसे कि डीआरटी है, ये इस पे अलग अलग चैप्टर है। जो भी वर्ड आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि डीआरटी हो गए, लोक अदालत हो गए, तो इन सब पे आपको एक सेपरेट चैप्टर आगे मिल जाएगा। तो इसके लिए हम इस पार्ट में, मतलब इस जो चैप्टर है हमारा 7वां चैप्टर, उसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक बेसिक देखेंगे, और जो पूरा पूरा जो डिटेल में है वो हम अलग अलग जो चैप्टर्स है उनमें यहाँ पे कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं कि इस पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि इकोनॉमिक फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। तो फाइनेंशियल सेक्टर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, कि जैसे सिचुएशन चेंज होती है, परिस्थिति के अनुसार हमें हमारे बैंकों ने क्या किया, जो भी सिचुएशन में बदलाव आए उसके हिसाब से अपने बैंकों के कामों में भी उन्होंने बदलाव लाए। देर आर सब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हैव एम्ड एट मेकिंग, क्यों लाए गए ऐसे रिफॉर्म्स, क्योंकि वो चाहते थे कि जो हमारा बैंक है, जो हमारी फाइनेंशियल सेक्टर है, वो इफिशियंट बने, कॉम्पिटेटिव बने और स्टेबल बने, है ना। सारे वर्ड्स का एक पॉजिटिव सेंस में है। वो चाहते थे कि हमारे बैंक जो है वो स्टेबल बने, इफिशियंसी उनकी बढ़े और कॉम्पिटेटिव बने, है ना। अब टू एनहांस द अच्छे से अच्छी सर्विस लोगों को दे पाए, अच्छा प्रोडक्ट दे पाए। To enhance the overall performance of the banking sector, the government formed numerous committees and followed their recommendations. तो क्या हुआ कि अब बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स आना इतना आसान नहीं है ना। उसके लिए बहुत सारी रिसर्च करानी पड़ती है, कहाँ पे बैंक कम पड़ रहे हैं वो देखना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करती है ना, जो भी आरबीआई होती है वो यहाँ पे एक कमिटीज बनाती है, कि गवर्नमेंट बनाती है, कभी आरबीआई बनाती है, कि कमिटीज कमिटीज में क्या होता है, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं जिन्होंने पूरी सर्विस जो है अपनी जिंदगी की वो पूरी बैंकिंग सेक्टर में लगाई है, तो उनको यहाँ पे हायर किया जाता है। कुछ लोगों की यहाँ पे टीम बनाई जाती है, कमिटी बनाई जाती है, जिसका कोई भी एक हेड होता है। तो वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए अगर एनपीए एरिया इनको दिया गया है, तो एनपीए एरिया में पूरा रिसर्च करके उसमें क्या क्या कमी है, तो क्या क्या ऐसी मेजर से, ऐसे रिफॉर्म से जो हमें लाने चाहिए वो बताते हैं। किसी को अगर क्रेडिट क्रेडिट मान लीजिए कि जनरल बैंकिंग के बारे में दे दिया गया, तो वो क्या करेंगे ना, उस पर्टिकुलर फील्ड में इन डिटेल में वहाँ पे रिसर्च करके उसके बारे में मेजर्स देंगे। तो ये काम होता है कमेटी का। तो इससे अलग अलग कमिटीज बनाई गई अलग अलग काम के लिए। तो देखते हैं कौन सी कमिटीज, ये सारी कमिटीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो साल नहीं पूछेंगे आपसे कि किस साल में आई थी, लेकिन कौन सी कमेटी ने कौन सा रिफॉर्म लाया था या कौन सा काम करने के लिए किस कमेटी को यहाँ पे बिठाया गया था, वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला है कि द चक्रवर्ती कमेटी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा है आपका नरसिंह होम कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तीसरा है आपका द पद्मनाभन कमेटी टू रिव्यू बैंक सुपरविजन, ठीक है। तो बैंक को सुपरवाइज करने के लिए जितने भी मेजर की जरूरत है उसके लिए हमारे जो श्री पद्मनाभन सर जी है, उनको हेड करके एक कमेटी यहाँ पे बिठाई गई थी। फिर चौथा आता है आपका दी नर्सिंग होम कमेटी 2, है ना। नर्सिंग होम कमेटी फर्स्ट किसके लिए थी, जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हमें लाने थे, जब हमने नए नए ग्लोबलाइजेशन को अपनाया था 1991 में, तब ये कमेटी को बिठाया गया था। तो जितने भी इस कमेटी ने यहाँ पे मेजर्स बताए थे, उनको इम्प्लीमेंट, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए या नहीं, उसको रिव्यू करने के लिए 1997 में एक नर्सिंग होम कमेटी सेकेंड बनाई गई। फिर आगे है दी वर्मा कमेटी ऑन वीक बैंक्स। तो वीक बैंक्स को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे वर्मा कमेटी को बिठाया गया था। फिर छठवें नंबर पे आता है आपका दी आर एच खान कमेटी ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, ठीक है। तो ये सारे कमिटीज के नाम आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आता है आपका, आगे का पॉइंट है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हुए जिसकी वजह से क्या हुआ कि बैंक जो है वो कॉम्पिटिटिव बने, इफिशियंट बने। Banking sector reform started with the introduction and phased implementation of prudential measures, implementation of the competition enhancing measures, augmentation of the role of market forces, इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल मेजर्स। तो क्या है ना कि बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स कैसे लाए गए, है ना। जब भी कोई रिफॉर्म आता है ना, एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं होता है ना। हमें भी, हमारी भी अगर
कोई हमें कोई अच्छी आदत लगानी हो, मान लीजिए आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है या आपको न्यूज़ पढ़ना है हर रोज़, आप तय करते हो कि मुझे अभी न्यूज़ पढ़ना है हर रोज़, तो आप एकदम से नहीं पढ़ पाते हो, है ना? बोरिंग लगता है स्टार्टिंग में, या कोई भी रीज़न होगा, तो हम फेज़्ड में, मतलब किसी दिन हमने 10 मिनट एक्सरसाइज कर ली, फिर 1 महीने बाद हमने आधा घंटा एक्सरसाइज कर ली। तो ये सब क्या है? ये सब फेज़्ड मैनर है ना? फेज़्ड इम्प्लीमेंटेशन मतलब धीरे-धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। तो वैसे ही जब हम कोई रिफॉर्म लाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी फेज़्ड मैनर में होता है, एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो अब बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए कौन-कौन से मेजर्स लिए? सबसे पहले प्रूडेंशियल मेजर्स हम देखेंगे। तो जब भी आप आरबीआई की न्यूज़ देखते हो ना, तो आपने देखा होगा कि आरबीआई ने ये कोई एक प्रूडेंशियल मेजर है वो इम्प्लीमेंट किया। तो मतलब क्या है? प्रूडेंशियल मतलब इसका अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें ना, प्रूडेंशियल मतलब स्मार्ट होता है। स्मार्ट होता है, या ऐसे मेजर्स जो क्या करते हैं ना, बैंकों को ज़्यादा रिस्क लेने से बचाता है, उनको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से भी बचाता है, इंसॉल्वेंसी से भी बचाता है, और जो एनपीए आजकल बैंकों में बढ़ रहे हैं, उनको भी टैकल करें, मतलब एनपीए ना बढ़े, इसके लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल मेजर्स। इन शॉर्ट ओवरऑल क्या होता है? प्रूडेंशियल मेजर मतलब ऐसे मेजर्स तो बैंकों की ओवरऑल डेवलपमेंट के, ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है ना, बैंक स्टेबल बने, बैंक जो है वो इफिशिएंट बने, इन सारे पर्पस के लिए जो मेजर बनाए जाते हैं उसे हम बोलेंगे प्रूडेंशियल मेजर्स। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंपटीशन एनहांसिंग मेजर्स। तो कंपटीशन क्यों, आजकल बहुत सारे बैंक है ना, जो अगर कोई बैंक एक मतलब एक रिफॉर्म लाती है तो दूसरी क्या करती है, उससे कुछ बढ़कर करना चाहती है। जैसे कि अगर कोई एक बैंक है जिसने कोई अपना ऐप लाया है, तो दूसरी बैंक भी क्या करेगी, उसके कंपैरिजन में वैसे आप ऐप लाने की कोशिश करेगी। तो ये क्या है? कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ने से कस्टमर का फायदा होता है। कस्टमर को क्या मिलता है ना, कि अलग अलग प्रोडक्ट उनको मिलते हैं, उनको कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर कंपटीशन बढ़ता है तो इनोवेशन होता है, या क्या करते हैं ना, या बैंक क्या करना चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ना? तो यहाँ पे इवेंचुअली क्या, आखिर में क्या होता है कि कस्टमर का ही फायदा यहाँ पे होता है। तो ऐसे ऐसे मेजर्स लाए गए जिसकी वजह से बैंकों में कंपटीशन बढ़े, हेल्दी कंपटीशन, ये इंपॉर्टेंट है। ऑगमेंटेशन ऑफ द रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस मतलब क्या होता है कि मार्केट में एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया होता है जिस पे डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशन, मतलब अगर उस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर फील्ड में अगर कुछ उतार चढ़ाव आता है तो उसका इफेक्ट जो है वो मार्केट पे देखने को मिलता है। मतलब कि एक ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स है ना, जिसकी वजह से क्या होता है ना, डिमांड और सप्लाई पर असर होता है, जिसकी कंपटीशन हो गया, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हो गए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो, नई नई टेक्नोलॉजीज आती है वो हो गए, या गवर्नमेंट के अगर कुछ नया रूल लाया है, नया रेगुलेशन लाया है ना, ऐसे कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो अच्छे से चल रही है रेगुलर, उस पर इफेक्ट पड़े। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल मेजर्स। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि लोक अदालत को स्थापित किया गया। लोक अदालत, डीआरटी, इस पे सेपरेट चैप्टर्स है। तो लोक अदालत क्या होता है कि मान लीजिए किसी कस्टमर ने आपसे लोन लिया है और उसने रिपे नहीं किया है, तो उसके अगेंस्ट अगर उसका ओवरड्यू, मतलब उसकी जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सब मिलके अगर 20 लाख तक का है, 20 लाख तक का है, तो आप उस लोक अदालत में जाके उसकी सेटलमेंट करा सकते हैं। फिर आता है डीआरटी। अगर किसी कस्टमर का ओवरड्यू 20 लाख से आगे है, तो आप डीआरटी में जा सकते हो, उस कस्टमर के खिलाफ आप लोग यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो, यहाँ पे केस दाखिल करा सकते हो। फिर आता है आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है? ये सिंपल सा मतलब होता है कि ये क्या करती है, जो भी बैंकों के भी एनपीए है, एनपीए मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंकों ने कस्टमर को लोन दिया है, और लेकिन कस्टमर ने क्या किया कि आने वाले 90 दिनों तक ना ही कोई ब्याज दिया है, ना ही कोई प्रिंसिपल दिया है। तो ऐसे में क्या होता है, एनपीए मतलब क्या, ये एक ऐसा एसेट है बैंक का, एक ऐसी पूंजी है, ऐसा कैपिटल है जहाँ से बैंकों को पैसे आना बंद हो चुका है, जहाँ से बैंकों को कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एनपीए। तो एनपीए जो है, अभी बैंकों के पास सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है कि वो कस्टमर के पीछे भागे कि हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम लोग एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है जो स्पेशली बनी ही इसलिए होती है कि वो कस्टमर के पीछे जाके पैसा जो है बैंक लोन का वो वसूल करती है। तो बैंक क्या करती है, अभी जो एनपीए होता है ना, बैंकों को अपने बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है, जिसका बैड इंप्रेशन ये भी होता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो बैंक उसे अपने बैलेंस शीट से हटाना चाहती है। तो बैंक क्या करती है, जो एनपीएज होती है वो एआरसी कंपनी को बेचती है। एआरसी मुफ्त में नहीं करती है, कमीशन लेती है। तो एआरसी को बेचेंगी। अब बैंकों के बैलेंस शीट से वो एनपीए जो है वो हट चुका है, अब बैंकों की बैलेंस शीट थोड़ी अच्छी दिख रही है। बैंकों के लिए ये फायदा हुआ है कि बैंकों का टाइम भी बच गया और बैलेंस शीट भी क्लीन हो गई।
और इन एआरसीज के लिए फायदा क्या है कि इनको भी कमीशन मिल जाता है, और इनको इनका काम ही यही होता है डेडिकेटेडली कि कस्टमर से पैसे वसूल करना है ना, बैड लोन को वसूल करना। ठीक है, तो इस पे सभी वर्ड, मैंने बोला वर्ड, जितने भी वर्ड है लोक अदालत, डीआरटी टर्म्स, उन पे चैप्टर चैप्टर से आपके। ठीक है, अलग अलग सुपरवाइजरी मेजर्स लिए गए, यानी कि बैंक बैंक के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए रखे हैं आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने, क्या उसके हिसाब से बैंक काम कर रहे हैं या नहीं। फिर बोल रही थी इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है ना, नई नई टेक्नोलॉजीज आई, नई नई एप्स आ रहे हैं, अभी काफी सारे बैंकों में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग हो गया है ना। दीज रिफॉर्म्स एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशन एंड सुपरविजन। तो ये सारे रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ ना कि रेगुलेशन जो है वो अच्छा खासा हो पाया और सुपरविजन भी अच्छा खासा हो पाया। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर क्या है ना फ्रेंड्स, एक रिस्की एरिया है ना, मतलब अ, बिना सुपरविजन के तो कोई कुछ भी करेगा तो जो लॉस है वो एक्चुअल में आखिर में कस्टमर को भुगतना पड़ेगा। तो इसकी वजह से इन पे काफी अच्छे से इसके रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैव आल्सो बीन सब्जेक्टेड टू कंपटीशन एंड इफिशिएंसी इनहांसिंग पॉलिसी। तो एनबीएफसी क्या होती है, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होती है, लेकिन इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं बहुत सारे। तो इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो इनके लिए भी ये मेजर्स जो है वो यहाँ पे बनाई गई थी, नई नई पॉलिसीज यहाँ पे लाई गई थी। अब बोल रहे हैं कि द फर्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स द नर्सिंग होम कमेटी फर्स्ट। तो जब पहली नर्सिंग होम कमेटी आई थी 1992 में। कब आई थी, जब हमने एलपीजी पॉलिसी को अपनाया था। अब एलपीजी पॉलिसी को अपनाने से पहले बैंकों की स्थिति कुछ और थी, अब जब हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया है, प्राइवेटाइजेशन को अपनाया है, तो अब हमारी स्थिति कुछ और होने वाली है, तो बैंकों में बदलाव की जरूरत थी। To rebuild the financial health of commercial banks and to make their functioning efficient and profitable। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे फ्रेंड्स में बता दूं कि जो एलपीजी पॉलिसी लाने से पहले हमारे बैंकों की स्थिति थी ना, वो बहुत ही खराब थी। खराब इसलिए थी क्योंकि बैंकों पे कोई रूल्स रेगुलेशन ज्यादा नहीं हुआ करते थे। जो इंटरनेशनल हमारे मेजर्स थे, जैसे कि बेसल 1, बेसल 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स होते थे। तो वो सारे रिफॉर्म्स हमारे बैंकों के ऊपर नहीं थे। तो बैंक क्या करती थी कि जितना भी पैसा है ना, ज्यादातर पैसा जो है वो बड़े बड़े लोगों को बांटती थी यहाँ पे। या उस टाइम पे क्या हुआ करता था ना, एसएलआर सीआरआर जो था ना, वो काफी हद तक, मतलब एसएलआर जो है ना आपको वो 40% तक आपको एसएलआर देना पड़ता था, और सीआरआर भी आपका 30 to 40%। मतलब मान लीजिए अगर एक 30% अगर 100 रुपए बैंक के पास है ना, तो उसमें से एसएलआर मतलब क्या होता है कि आपको बैंकों को अपने पास लिक्विडिटी के फॉर्म में, मतलब कैश हो, सोना हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसी चीजें जो बेच के आप तुरंत पैसे को एडजस्ट अरेंज कर सको। तो उसके लिए बैंक को अपने खुद के पास ना, बैंक को 100 रुपए बैंक के पास है तो खुद के पास बैंक को 40 रुपए रखने पड़ते थे। और अगर सीआरआर मतलब क्या होता है कि बैंकों को आरबीआई के पास हर रोज कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो डिपॉजिट में रखनी पड़ती है। तो वो मगर मान लीजिए यहाँ पे 30% था, तो अगर बैंक के पास 100 रुपए है तो बैंक 40 रुपए अपने पास रखेगा और 30 रुपए आरबीआई के पास रखेगा। तो उसको काम करने के लिए पैसे कितने हैं, उसके पास सिर्फ 30 ही रुपए बचेंगे, जो कस्टमर को वो लोन बांट सकता है। तो ऐसे में वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा, वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो उसकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी कैसे होगी। तो ऐसे अलग अलग रिफॉर्म्स यहाँ पे लाने की जरूरत थी, जो हमारी इस कमेटी ने सजेस्ट की थी। और जब कोई भी कमेटी कोई मेजर सजेस्ट करती है तो जनरली उसको आरबीआई जो वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसमें जो लोग होते हैं वो बहुत ही टैलेंटेड एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। उनके रिकमेंडेशन को अगर बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पे रिजेक्शन मिलता है अगर कोई लॉजिक होता हो तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो कमर्शियल बैंक है हमारे, उनका काम अच्छा हो, वो प्रॉफिटेबल बने। इसलिए हमारी सरकार ने क्या किया, एक हाई लेवल कमेटी बनाई जिसका नाम था द कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस एम नरसिम्हा। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमारे आरबीआई ने क्या किया था, हमारे आरबीआई ने नई नई गाइडलाइंस इशू की थी। तो गाइडलाइंस किसके लिए थी ना, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लोन सेक्शन में आप लोग काम करते हो तो आप लोगों को ये सारी बातें पता होंगी। कि देखिए, इनकम रिकॉग्निशन मतलब क्या होता है कि जब बैंक जब कोई लोन देता है ना कस्टमर को, तो बैंक क्या करता है, जो बैंक को जो ब्याज मिलता है या जो प्रिंसिपल मिलता है या जो ईएमआई आता है उस लोन से, उसे बैंक क्या करता है अक्रूअल बेस पे, यहाँ पे अक्रूअल बेस पे मतलब मान लीजिए मेरा एक घर है, मैंने किसी को रेंट पे दिया है। तो मेरी उससे बात हो चुकी है कि 1 तारीख को मुझे पैसे चाहिए। लेकिन उस महीने मान लीजिए उसने 5 तारीख को पैसे दिए, क्योंकि उसकी सैलरी 5 तारीख को होती है, जो मेरा लैंडलॉर्ड है, सॉरी, जो भी मेरा किराएदार है उसका। तो मैंने क्या किया, जो मेरा बुक है, मेरी डायरी है, उसमें मैंने 1 तारीख को लिख दिया
कि जो रेंट है घर का वो आ गया है, लेकिन एक्चुअली में पैसे मुझे किस दिन को मिले, मेरे हाथ में पैसे कब आए, 5 तारीख को आए। तो ये क्या हुआ, ये एक्चुअल बेसिस पे हुआ कि जिस दिन आपके आपने बोला है कि इस दिन आना चाहिए उस दिन आपने एंट्री कर दी, लेकिन एक्चुअल में पैसे आपके पास नहीं आए। ऐसा नहीं करना है, यही आरबीआई बोल रहा है, जिससे क्या होता है ना कि आपको एक बैड आपको आइडिया नहीं लगता है कि एक्चुअल में आपका एनपीए कितना है। आपको एंट्री तभी करनी है अपने सिस्टम में जब आपको पैसे आपके हाथ में आए। ठीक है, ये बात हुई एनपीए की। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इनकम रिकॉग्निशन के बारे में आरबीआई ने बताया कि आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि जब जब आपके हाथ में पैसे आएंगे तब आपको अपने सिस्टम में लिखना है कि हाँ हमारे पैसे जो है अब वसूल हो चुके हैं, आपको अक्रूवल बेसिस पे नहीं करना है। ठीक है। फिर एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन। एसेट क्लासिफिकेशन का एसेट क्या होता है, एसेट मतलब जो आपका घर है, मान लीजिए आपका घर है, आपने कोई जमीन ले रखी है 2 एकड़ या कहीं पे प्लॉट ले रखा है या आपके पास सोना है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी आपकी पूंजी है, ये सारे आपके कैपिटल है, ये सारे आपके एसेट है। ठीक है। और एसेट एसेट क्लास, अब बैंकिंग के एसेट बैंकों के लिए एसेट क्या होता है, ये गाड़ी हो गया या घर हो गया, ये सारे ऐसे एसेट है जो आपके लिए पैसे जनरेट करके देता है। तो बैंकों के लिए एसेट क्या होता है, ऐसी चीजें जो बैंकों को पैसे जनरेट करके दे। तो एसेट में हम लोग क्या, बैंकों के लिए क्या होता है, लोन होता है ना। लोन देके बैंक क्या करती है, यहाँ पे पैसे कमाती है, जो इंटरेस्ट आता है बैंकों को लोन से, उसे हम क्या बोलेंगे, बैंकों का एसेट बोलेंगे। तो अभी मान लीजिए बैंकों ने लोन दे दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर हर कोई उस लोन को रिपे करे। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं रिपे कर पाते, या कुछ ऐसे होते हैं जो जानबूझ के नहीं रिपे करते हैं। तो ऐसे में इस एसेट को क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग डेज में। मान लीजिए अगर किसी एसेट में अगर रेगुलर इनकम आ रहा है तो उसे हम स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे। किसी एसेट में, किसी लोन पे अगर मैं रेगुलर ईएमआई नहीं आ रहा है, कुछ 2-3 महीने बाद मिलके आ रहा है, तो उसे हम सब स्टैंडर्ड बोलेंगे, या इसको लॉस एसेट बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं जिसे डिटेल में आगे देखना है। तो मतलब आरबीआई ने बोला कि जो लोन आपने दे रखा है उसको आपको अलग अलग यहाँ पे स्टैंडर्ड में अलग अलग एरियाज में आपको आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा। जैसे ये स्टैंडर्ड एसेट है, ये सब स्टैंडर्ड एसेट है, ये लॉस एसेट है। लॉस एसेट मतलब क्या, जो 100% अब गारंटी है बैंकों की ये पैसे वापस नहीं आने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको लोन को यहाँ पे डिवाइड करना है। और प्रोविजनिंग, सिर्फ डिवाइड ही नहीं करना है। मान लीजिए आपने डिवाइड कर लिया किसी एसेट को कि ये लॉस एसेट है, हमें पता है कि अभी आदमी पैसे नहीं देने वाला है, तो उसके पैसे कौन भरेगा, है ना। तो उसके पैसे बैंक को अपने प्रॉफिट में से भराने पड़ते हैं, जिसको हम बोलेंगे प्रोविजनिंग। तो अलग अलग तरीके के जहाँ पे हमने इसे डिवाइड किया था, जैसे कि स्टैंडर्ड एसेट हो गए, या सब स्टैंडर्ड एसेट हो गए, या लॉस एसेट हो गए। तो इन सब में बैंक को एक प्रोविजनिंग रखना पड़ता है कि मान लीजिए कल को अगर किसी कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, तो उस पैसे को बैंक अपने प्रॉफिट में से यहाँ पे देगी। ठीक है, उसे बोलेंगे प्रोविजनिंग की, ताकि जो आने वाली स्थिति में, मान लीजिए कस्टमर ने दिया नहीं, तो बैंक एंड मौके पे कहाँ से देगा। कस्टमर ने दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो बैंक अपने प्रॉफिट में से देगी, जिसे बोलेंगे प्रोविजनिंग। ठीक है। फिर आगे न्यू स्टैंडर्ड्स, अलग अलग स्टैंडर्ड्स यहाँ पे हमने देखे। अलग क्यों, कुछ और एरियाज भी है जहाँ पे रिफॉर्म्स लाए थे। तो कौन कौन से थे, तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। अब कैपिटल एडिक्वेसी क्या होता है ना, कैपिटल कैपिटल मतलब पैसा, है ना। और एडिक्वेट एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट, कि बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैंने अभी रीजन बताया आपको कि रिटर्न जब भी हमें कोई बैलेंस शीट क्लीन करना पड़ता है, जो रिटर्न राइट ऑफ करना पड़ता है लोन को, या जब भी हमें प्रोविजनिंग करना पड़ता है, तब हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है ना। अगर मान लीजिए बैंक क्या करती है, लोगों को लोन बांटती है, बैंक ने किसी कस्टमर को लोन दे भी दिया, लेकिन यहाँ पे एक रिस्क होती है, बैंकों के ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है कि जो लोन हमने यहाँ पे बांट रखे हैं क्या वो वापस आएंगे या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में बैंकों को क्या करना पड़ता है, जो भी उसके पास पैसे होते हैं उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो साइड में रखना पड़ता है, कि मान लीजिए कस्टमर ने अगर कल को पैसे नहीं दिए तो इस पैसों में से हम उस लोन को क्लोज करेंगे, जिसे बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स। तो किस लोन के लिए कितना कैपिटल एडिक्वेट रखना, एडिक्वेसी रेशो होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे नॉर्म्स बनाए गए। तो हमने बोला कि कैश जो सीआरआर जो पहले बहुत हाई हुआ करता था, जो भी पैसे आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट कराने पड़ते थे उसको कम कर दिया गया है, ताकि जो पैसे बचते हैं उसे आप लोगों को लोन के फॉर्म में बांट सको और बैंकों को यहाँ पे प्रॉफिट मिल सके। फिर रेशियोज, अलग अलग रेशियोज बनाए गए, है ना। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बनाया गया, लोन टू वैल्यू रेशियो बनाया गया, फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर एसएलआर को भी कम कर दिया गया। तो ये सीआरआर और एसएलआर को कम करके क्या किया ना, यहाँ पे बैंकों के पास जो पैसा बचता था वो बढ़ गया, जिसकी वजह से वो ज्यादा लोन यहाँ पे बांट पाए। फिर डीरेगुलेशन ऑफ द लेंडिंग रेट्स। तो पहले क्या हुआ करता था कि लेंडिंग रेट्स मतलब मान लीजिए अगर पर्सनल लोन है, होम लोन है,
तो इस पे किसको कितना इंटरेस्ट देना है, ये सारा डिसाइड कर, किन बैंकों को कितना इंटरेस्ट देना है लेना है गवर्नमेंट से, ये सॉरी कस्टमर से, ये गवर्नमेंट और आरबीआई डिसाइड करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि अब ये लेंडिंग रेट जो है, अब आरबीआई ने ये बात हटा दी है कि आपको हर बार हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। एक मिनिमम लिमिट सेट कर दी है। मान लीजिए अगर होम लोन है तो मिनिमम लिमिट अगर 7% है, मैक्सिमम अगर 12% है, तो इस परसेंट इसके बीच में जो है बैंक अब होम लोन बांट सकती है। अब कितना बांटना है, क्या क्या परसेंटेज रखना है, ये अलग अलग बैंक अपने तरीके से डिसाइड करती है, हर बार आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं है। फिर आता है क्रेडिट डिलीवरी। क्रेडिट डिलीवरी मतलब क्या होता है, क्रेडिट लोन है, डिलीवरी मतलब लोन देना। तो किस सेक्टर में कितना लोन देना है, अलग अलग सेक्टर्स में कितना लोन देना है, या कौन कौन सी फेयर प्रैक्टिस हमें अपनानी है जब हम लोन देंगे, या लोन का एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होगा, एप्लीकेशन कैसा होगा, उसकी प्रोसेसिंग कैसी होगी, अलग अलग सेक्टर्स में हम कितना लोन देंगे, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में कितना देना है, जैसे कि बैंक एनबीएफसी को लोन देती है वहाँ पे कितना देना है, इंडिविजुअल पर्सन को लोन देती है वहाँ पे कितना देना है, या लोन देते समय जो एलिजिबिलिटी हम चेक करते हैं, सिविल चेक कराते हैं, वो सही है या नहीं, ये सारी चीजें क्रेडिट डिलीवरी में हम देखेंगे। डीआरटी हमने ऊपर देखा। सुपरवाइजरी सिस्टम हमें बनानी है ताकि जो रूल्स रेगुलेशंस आरबीआई ने गवर्नमेंट में बनाई है उसके हिसाब से क्या बैंक कम कर रही है या नहीं। नई नई प्राइवेट बैंकों को यहाँ पे एंट्री दे दी है ना। प्राइवेट बैंक की सबसे अच्छी बात क्या है ना कि उन्होंने शुरुआती टेक्नोलॉजी से की थी। मतलब जब पहली बार प्राइवेट बैंक आए ना तब सबसे पहले मतलब कंप्यूटर उनके पास था ही था शुरुआत से। उन्होंने टेक्नोलॉजी पे ज्यादा जोर दिया। अगर उनको यहाँ पे एंट्री दे देंगे तो कंपटीशन बढ़ेगी। जो प्राइवेट बैंक सॉरी जो पब्लिक बैंक हमारे पहले से इंडिया में थे वो भी उनकी तरह टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्राइवेट बैंकों को एंट्री दे दी थी। और फिर आता है आपका मर्जर और अमालगमेशन। तो मर्जर और अमालगमेशन मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एग्जांपल से समझेंगे। मर्जर मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक कंपनी है ए कंपनी और एक दूसरी कंपनी है बी कंपनी। तो इन दो कंपनी को एक करना, जिसमें से एक एग्जिस्ट करती है, एक बच जाती है और दूसरी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे ए ने क्या किया, ए और बी को मर्ज कर दिया तो नई कंपनी ए यहाँ पे रह गई, बी खत्म हो गई। बी के जितने भी पैसे थे, कैपिटल था, जितने भी जो भी एसेट हो गए वो ए में चले जाएंगे और एक बस ए का नाम रह जाएगा। यहाँ पे बी कंपनी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसको बोलेंगे मर्जर। और अमेलगमेशन मतलब क्या होता है, अमेलगमेशन मतलब दो या दो से ज्यादा कंपनीज को हम लोग एक साथ एक कर देंगे। जैसे कि ए कंपनी है और बी कंपनी, दोनों को एक कर देंगे और नई एकदम कम्प्लीटली नई कंपनी हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, जिसका नाम भी अलग होगा। ये फर्क होता है मर्जर और अमेलगमेशन में। फिर हम लोग बात करेंगे कि सेकेंड फेज में, सेकेंड फेज में अलग अलग रिफॉर्म्स हमने देखे। अ, ये भी किसकी तहत थी, हमारी नरसिम्हन सर के चेयरमैनशिप के तहत ये सेकंड कमेटी को बिठाया गया था कि जो भी रिफॉर्म्स हमने अब तक देख रखे थे क्या वो अच्छे से उनको रिव्यू करना था। ठीक है, तो सेकंड इसके ये जो सेकंड कमेटी है उसके बेनिफिट्स क्या क्या थे, क्यों इसको लाया गया था। तो इसका पर्पस था डी रेगुलेशन ऑफ द ब्रांच लाइसेंसिंग। अब ब्रांच लाइसेंस आपको पता है कि जब भी हम लोगों को नई ब्रांच खोलनी होती है या अगर जो पुरानी ब्रांच है उसे अगर किसी नई जगह पे शिफ्ट करना होता है तो सबसे पहले क्या हुआ करता था कि आपको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती, हर बात के लिए आरबीआई के पास जाना पड़ता था। अब आरबीआई के पास उतना ही काम नहीं होता है ना, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जिसकी वजह से आरबीआई ने क्या किया कि जो भी अब उसने बोला कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको प्रपोजल बना के उसके डिस्ट्रिक्ट जो कंसल्टेटिव कमेटी होती है उनको उनसे अप्रूव करा के फिर स्टेट गवर्नमेंट थ्रू आप जो आरबीआई का हमारा रीजनल ऑफिस होता है वहां से आप अगर नई ब्रांच खोलनी है या ब्रांच को वहां से ट्रांसफर कराना है तो आप कर आपको सीधा आरबीआई के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग रूल्स है। जो प्राइवेट बैंक है उनको अलग, प्राइवेट बैंक जो है वो डायरेक्टली रीजनल ऑफिस के पास जा सकते हैं आरबीआई के। ऐसे मतलब काम आसान कर दिया है ना। सिंपल सी बात नहीं है कि आपको मान लीजिए अगर आप बड़ी ब्रांच में रह रहे हो तो आपको हर बड़ी ब्रांच जो स्केल 3 स्केल 4 ब्रांच होती है आपको हर बार कुछ भी काम हो, आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आपको हर बार मैनेजर के पास जाने की जरूरत नहीं। सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं आपको कि आपके ब्रांच में सर्विस मैनेजर होंगे, कैश ऑफिसर होंगे, फील्ड मैनेजर होंगे, फील्ड ऑफिसर होंगे। तो आप उनको भी कंसल्ट करा सकते, उनको पास जाके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो। यही इसका सिंपल सा मतलब है। हर बार आरबीआई के पास जाने की जरूरत नहीं है, हर बार मैनेजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
फिर प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हमने देखे, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स मतलब आपका जो बैलेंस शीट होता है या आपको वहाँ पे आपको डिस्क्लोज कराना पड़ेगा कि आपकी इन्वेस्ट, डिस्क्लोज मतलब आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, लोगों को ये बात बतानी पड़ेगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपकी मतलब अपने शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, आपने फॉरेक्स फॉरेन मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, ये सारी बातें आपको वहाँ पे बतानी पड़ेगी। और कैपिटल एडिक्वेसी ये तो हमने ऊपर देख ही लिया है। फिर इस पार्ट में ना हम लोग फ्रेंड्स दो दो रिफॉर्म्स यहाँ पे कवर करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। तो प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स मतलब क्या होता है ना, प्रूडेंशियल मतलब जो रैशनल होता है, जो स्मार्ट होता है, जो इकोनॉमिकल होता है, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव सेंस में हमारी बैंकिंग सेक्टर को अच्छा बनाने के लिए जरूरी होते हैं। तो फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल बेस्ड प्रैक्टिसेस एंड रूल्स। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं या जो रूल्स होते हैं, जो जिसके बेसल नॉर्म्स हो गए या जो वर्ल्ड बैंक ने बना रखे हैं या जो अलग अलग जो इंटरनेशनल बॉडीज है उन्होंने बना रखे हैं, उसको यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि जो बैंकिंग सेक्टर में जो रिस्क है उसे कम कर सके। एडॉप्शन ऑफ मेजर्स सच एज द रिस्क वेटेड कैपिटल एडिक्वेसी। तो कैपिटल एडिक्वेसी हमने देखा कि हर एक लोन को रिपे करने के लिए बैंकों को अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसे अलग से रखने पड़ते हैं। लेकिन रिस्क वेटेड मतलब क्या होता है, रिस्क वेटेड मतलब हर एक लोन को रिस्क दिया जाता है। मान लीजिए अगर आपने होम लोन दे रखा है तो वो सिक्योर लोन है क्योंकि आपके पास घर के कागजात पड़े हुए होते हैं। अगर आपने ओडी दे रखी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है एफडी के अगेंस्ट, तो आपके पास एफडी है। कल कल अगर कस्टमर ने आपको पैसे नहीं चुकाएंगे तो आप एफडी ब्रेक करके पैसे वहां पे रिपे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पर्सनल लोन दे रखा है ना, अगर आपने पर्सनल लोन दे रखा है और उस कस्टमर की मान लीजिए अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे में वो पैसे कौन भरेगा। ऐसे में वो पैसे भरने के लिए आपको ये क्या है, इस तो यहाँ पे जो पर्सनल लोन है ना उसको आप ज्यादा रिस्क असाइन करोगे और उसके लिए आप कैपिटल भी ज्यादा रखोगे। तो जो एफडी के ओडी आपने दे रखी है उसके लिए आप कम रिस्क, वो कम रिस्क है तो इसके लिए पैसे भी वहां पे कम लगेंगे, यही इसका मतलब है। अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग नॉर्म्स आप अलग अलग रखोगे, ये अकाउंटिंग में देखेंगे हम लोग इसे। रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क। तो जो रिस्क है, जो कैपिटल रिस्क है, मार्केट रिस्क है, या जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, अलग अलग रिस्क को यहाँ पे डिफाइन किया गया और उसको रिकॉग्नाइज किया गया कि इस रिस्क को, अलग अलग रिस्क को कम करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। फिर असाइनमेंट ऑफ रिस्क वेट्स टू वेरियस एसेट क्लासेस, वही कि अलग अलग एसेट को हमने रिस्क दे दिया कि अलग अलग जो लोन है उसको अलग अलग रिस्क दे रही। एप्लीकेशन ऑफ द मार्क टू मार्केट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मार्क टू मार्केट प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि ये आपका से मतलब एक सिक्योरिटी मार्केट का टर्म है यहाँ पे। मार्क टू मार्केट प्रिंसिपल, जो इन्वेस्टमेंट आप लोग कराते हो, जो शेयर्स आप लोग खरीदते हो, उसके बारे में यहाँ पे आपको बता रखा है कि इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आप लोग ज्यादा मार्क टू मार्केट मतलब मार्केट के हिसाब से आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेंसिटिव एक्टिविटीज एंड माइग्रेशन टू एडवांस्ड मेथड्स अंडर द बेसल टू एग्जाम्पल्स है ना। तो बेसल टू, बेसल थ्री, ये सारे क्या है ना, ये सारे आपके इंटरनेशनल प्रूडेंशियल मेजर्स है। तो बेसल टू में ज्यादातर क्या हुआ करता था कि बेसल टू एक्चुअली क्या है ना, ये जो हमारा इंटरनेशनल मार्केट है, मतलब शुरू से बता दूं आपको कि बेसल कमिटी थी, बेसल वन है ना। तो यहाँ पे इसके अलग अलग तीन मेजर्स थे। तीन मेजर्स क्या थे, सबसे पहले बेसल वन में क्या होता था कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बता रखा था। बेसल वन टू थ्री को किस लिए बनाया गया था, ताकि बैंकों पे अच्छी खासी नजर रखी जाए, उनका अच्छा खासा सुपरविजन यहाँ पे हो पाए। तो यहाँ पे बेसल वन में बता रखा था उन्होंने कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको रखना है। फिर उसको वो जब भी कोई दूसरा पार्ट क्यों आता है, अगर पहले में कुछ कमी होती है तभी दूसरा आता है। अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करके भी बैंकों की सिचुएशन अच्छी नहीं हो रही थी, तो बेसल टू को लाया गया। और बेसल टू में तीन पिलर्स यहाँ पे बताए गए कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको रखनी है, सुपरवाइजरी रिव्यूज भी देखने हैं और मार्केट डिसिप्लिन भी रखना है। फिर इसको खत्म करके तीसरा बेसल थ्री लाया गया क्योंकि उनको बेटर कैपिटल एडिक्वेसी, जो भी कैपिटल यहाँ पे साइड में रखा जाता था वो सफिशियंट नहीं था, पर्याप्त नहीं था, तो बेटर कैपिटल एडिक्वेसी रखना था। कैपिटल बफर लाया गया, काउंटर साइक्लिकल बफर लाया गया, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज है शुरुआत की। एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। डिटेल में एग्जाम्पल भी है इस पे, तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे।
फिर जो रिफॉर्म्स यहाँ पे बनाए गए थे उसको अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग रिफॉर्म्स यहाँ पे बता रहे हैं कि एनपीएस एनपीए मैंने आपको बताया कि उसको कम करने के लिए रिफॉर्म्स बनाने हैं, कैपिटल एडिक्वेसी के लिए बनाने हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन के लिए बनाने हैं ना। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि किसी एक जगह पे आपको इन्वेस्ट नहीं कराना है। हम भी जब इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ गोल्ड लेते हैं, कुछ जमीन खरीदते हैं। हम एकदम से गोल्ड नहीं लेते हैं, एकदम से जमीन नहीं खरीदते हैं, क्योंकि किसी एक इन्वेस्टमेंट में अगर आप लोग धोखा खा जाते हो तो दूसरे में आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है। तो बैंकों को भी यही करना है। बैंकों का क्या करना है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसे डाइवर्सिफाई करना है ना। शेयर मार्केट में किस सेक्टर में कितना लोन बांटना है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है ताकि रिस्क से बच सके। फिर आगे का पॉइंट है आपका डायरेक्टिंग द रिसोर्सेज ऑफ बैंक्स टू द नीचे एरियाज एंड टू सस्टेन इफिशिएंसी इन द बैंकिंग सिस्टम अ ग्रेडेड अप्रोच ऑफ बैंक लाइसेंसिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड क्रिएशन ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक्स इन इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2014। तो अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्या किया कि जो बैंकों के पास से जो रिसोर्सेस थे उन्होंने बैंक, अब बैंक चाहती थी कि अलग अलग सेक्टर सभी लोगों की यहाँ पे डेवलपमेंट हो, सभी लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज मिले। तो इसलिए बैंकों ने क्या किया कि जो नीचे सेक्टर्स मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे अब लोगों को ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिली हुई है, जो रूरल एरिया में रह रहे हैं और बैंकों की इफिशियंसी भी बनाई रखी है ना। सिर्फ अगर अर्बन एरिया में काम करेंगे तो बैंकों का फैलाव भी कम होगा। तो बैंकों ने क्या किया कि लोगों के बारे में भी सोचा और अपने बारे में भी सोचा और एक अप्रोच को अपनाया कि उन्होंने क्या किया कि बैंक लाइसेंसिंग मतलब बैंकों को लाइसेंस बांटना शुरू कर दिया आरबीआई ने, ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस देना शुरू कर दिया और डिफरेंशिएटेड बैंक्स यहाँ पे बनाए। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक्स मतलब होते हैं कि ऐसे बैंक्स जो बनाई है किसी खास पर्पज के लिए गए है ना। मतलब मान लीजिए अपन आरआरबी, तो आरआरबी का पर्पज क्या है कि रूरल एरिया में जाके वहां पे बैंक स्थापित करके वहां के लोगों को लोन दे, वहां के लोगों के मतलब वहां के लोगों को सर्विस दे। ये हो गए लोकल एरिया बैंक्स हो गए है ना, या पेमेंट बैंक्स हो गए। ये सारे क्या है, ये सारे डिफरेंशिएटेड बैंक्स है जिनका काम ही एक पर्टिकुलर वो बना ही उसी काम के लिए गए जो वो अभी कर रहे हैं। ठीक है। अब सेकेंड रिफॉर्म है हमारा सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स। सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स मतलब क्या होता है कि अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे लिए गए ताकि जो बैंकिंग सेक्टर है उसे और ज्यादा स्ट्रांग बना सके। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन एज द एपेक्स सुपरवाइजरी अथॉरिटी फॉर कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल कंपनीज। तो यहाँ पे क्या कहा गया, ये बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन क्या है, ये हमारे इंडिया का एक एपिक्स बोर्ड है ना, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। तो एक डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड मतलब 24 घंटे इसका काम ही यही है कि बैंकों पे नजर रखना, बैंक जो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम कर रहे हैं नहीं वो चेक करना। ये एक डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड सुपरविजन है। या हमारे जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि बैंक्स एनबीएफसी होते हैं इस उन पे ये नजर रखता है। तो आरबीआई के द्वारा इसे सेट किया गया था, है ना। इसको अब आरबीआई के द्वारा सेट किया गया है और इसका काम ही 24 घंटे वही है, तो इसको उस हिसाब से पावर भी यहाँ पे दे रखी है कि वो बैंकों को अच्छे से सुपरवाइज कर सके। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैमल्स, ये कैमल का लॉन्ग फॉर्म पूछ सकते हैं, कैमल्स क्या होते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि कैमल्स में टर्म्स कितने हैं। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है अभी जो एग्जाम का पैटर्न है। तो सी का मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेसी, हमने देखा। ए मतलब एसेट क्वालिटी, मतलब जो लोन आपने दे रखे हैं क्या वो स्टैंडर्ड लोन है, क्या वो बैड लोन है, क्या वहां से आपको पैसे आ रहे हैं या नहीं। एम मतलब मैनेजमेंट, ई मतलब अर्निंग, वही आपको पैसे आपके पास लोन के फॉर्म में पैसे इंटरेस्ट प्रिंसिपल आ रहा है या नहीं। लिक्विडिटी मतलब एक लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि है ना, पानी की तरह पैसा आपके पास रहे, जब भी आपकी जरूरत हो, आपको जरूरत हो आपके पास पैसा आए, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो पैसा कैसे आएगा, अगर आप सोना आपके पास रखोगे, अगर आप पैसा आपके पास मतलब करेंसी आपके पास रखोगे तो आप तुरंत इसे बेच के पैसा जनरेट कर सकते हो। अगर आपने जमीन खरीदी तो जरूरी नहीं है कि आपके पास तुरंत, आपको कल आज पैसे की जरूरत है 1 घंटे बाद, तो जमीन 1 घंटे में थोड़ी बिकेगी, आपको कस्टमर देखना पड़ेगा, फिर वो सेलिंग की प्रोसेस होती है वो पूरी करानी पड़ेगी। तो ये लिक्विड एसेट नहीं है, लिक्विडिटी मतलब ऐसे एसेट कि आपके पास तुरंत पैसे वहां से जनरेट हो पाए। फिर आता है सेंसिटिविटी, है ना, सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी मतलब मार्केट सेंसिटिविटी की बात यहाँ पे कर रही है। ये सारी चीजें याद रख के आपको सुपरविजन करना है। तो सुपरवाइजरी रेटिंग सिस्टम, ट्रांजिशन टू रिस्क बेस्ड सुपरविजन, है ना, वही जो रिस्क एसेट है उस पर आपको ज्यादा सुपरवाइज करना है। The recasting of the role of statutory auditors increased the internal control through strengthening of internal audit.
अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट भी रखा है। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब क्या होता है? ऐसे ऑडिट जो किसी लॉ के तहत बनता है, जैसे कि टैक्स ऑडिट होता है। और जो इंटरनल ऑडिट मतलब क्या, हमें तो पता ही है कि हर महीने में 2 महीने कंप्लायंस ऑडिट आता रहता है ना। या बहुत सारे ऑडिट ऐसे होते हैं कि गोल्ड वेरिफिकेशन, मतलब गोल्ड वेरिफिकेशन नहीं हो सकता यहाँ पे, कि ऑडिट मतलब कंप्लायंस ऑडिट तो यहाँ पे ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो वो हो गए इंटरनल ऑडिट। फिर स्ट्रेंथिंग कारपोरेट गवर्नेंस, enhanced due diligence on important shareholders, fit and proper test for the directors। तो जो कारपोरेट गवर्नेंस है उसको भी हमें स्ट्रेंथ, कारपोरेट मतलब क्या है, जो वहाँ पे एमडी सीईओ हमारे बैठे हुए हैं ऊपर मैनेजमेंट लेवल पे, उनको भी, उनका भी गवर्नेंस हमें स्ट्रॉन्ग करना है। जो ड्यू डिलीजेंस है उनका, जो इम्पोर्टेंट शेयर होल्डर्स है, हमारे जो कस्टमर्स है या जो इन्वेस्टर्स है, क्या वो सच में वही है जो वो बता रहे हैं, ये भी हमें चेक करना है। फिट एंड प्रॉपर टेस्ट फॉर द डायरेक्टर्स, और जो डायरेक्टर, जो एमडी सीईओ ऊपर बैठे हुए हैं जिनके हाथ में बैंकों की डोर है, क्या वो फिट है उस पोस्ट को चलाने के लिए, क्या वो फिट है? क्या उनकी, यहाँ पे काफी सारे क्राइटेरिया हमें देखने को मिलते हैं कि एज है ना, उनकी एज इतनी होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, इस फील्ड में होना चाहिए। ये सारी बातें कंसिडर करके उनको एमडी और सीईओ यहाँ पे बनाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पार्ट वैसे आगे तक 2 पॉइंट थे, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो सी कंपटीशन रिफॉर्म से हम लोग आगे की पार्ट में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।